गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 10 के बायोलॉजी के पहला चैप्टर का पहला पार्ट जैव प्रक्रम इन लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसमें पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया क्या होती है, इसके विषय में पढ़ोगे। लेक्चर नंबर 5 पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े क्या थे। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो पूरा पाचन तंत्र होता है मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली 7 से 8 मीटर लंबी रचना क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है, जिसके दो भाग होते हैं, एक आहार नाल होता है, एक पाचक ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल में क्या होता है? भोजन जाता है और पाचक ग्रंथियों के माध्यम से भोजन आहार नाल में पचाया जाता है। ध्यान देना, आहार नाल में क्या होता है? भोजन जाता है और उसी में रहता है, जबकि पाचक ग्रंथियों द्वारा पाचक रस का स्रावण किया जाता है, जिसके माध्यम से आहार नाल में भोजन पचता है। तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था पूरी हमारी इस पाचन तंत्र में आहार नाल की संरचना तथा उसके जो विभिन्न पाचक ग्रंथियां थे उसकी रचना कैसे थी। अब उसी सारे फिगर को हमने तोड़ कर अलग अलग जगह दिखाया है। ये मुंह वाला हो गया, पेट वाला हो गया, फिर ये यकृत हो गया, छोटी आंत हो गई, और ये वाली जो है बड़ी आंत है, बड़ी आंत। इन सबको क्या कर दिए? इन सब फिगर को तोड़ हमने दिखाया है। तो पिछले क्लास में इन सब की परिचय के विषय में देखे थे। अब देखते हैं कि इस हमारे पूरे आहार नाल में यानी पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती कैसे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पाचन की क्रिया होती क्या है। जो हमारी पाचन की क्रिया है, यह क्या होती है? भौतिक तथा रासायनिक, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया दोनों। भौतिक क्रिया में क्या किया जाता है? भोजन को कूचा जाता है, तोड़ा जाता है, यानी भोजन को कूचा जाए, तोड़ा जाए, कहाँ से? मुख से। उसके बाद रासायनिक क्रिया क्या है? इसमें भोजन को क्या होता है? पाचक एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। ये पाचक एंजाइम कहाँ से बनते हैं या कहाँ से छोड़े जाते हैं? पाचक ग्रंथियों द्वारा। तो देखते हैं, जो हमारी पाचन है या भौतिक क्रिया भी होती है, रासायनिक क्रिया। जिसमें भौतिक क्रिया में क्या होता है? भौतिक पाचन या भौतिक क्रिया में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, हमारा मुख वाला पोर्शन है, ये मुख हो गया। मुख के अंदर जो खाली स्थान होगा उसे क्या कहेंगे? मुख गुहा कहेंगे। मुख गुहा में क्या होते हैं? दांत होता है, दांत के अलावा जिह्वा होती है जो हमें टेस्ट बताती है, और भोजन को बार बार दांतों के बीच ले जाकर भोजन को कुचलने में सहायता करती है। और इसके अलावा क्या होती है? मुख में ही या मुख गुहा में क्या होती है? लार ग्रंथि, जिससे क्या बनता है? लार बनता है, जिससे लार का स्राव होता है और भोजन को गीला कर देती है लार, और जिससे हमें भोजन को कुचलने में आसानी होती है। तो मुख गुहा में जिह्वा क्या होती है, दांत क्या होता है, लार ग्रंथियां क्या होती है, इसके विषय में नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। ये क्या होता है, दांत कैसे बना, तो दांत के कितने पार्ट होते हैं, लार ग्रंथियां क्या होती है, लार ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मुख में, जिह्वा हमें स्वाद कैसे बताती है, ये सब आपके अगले क्लास में हम कभी बता देंगे। तो दांतों के माध्यम से मान लीजिए क्या हो गया, हमारा जबड़ा हो गया, जबड़े में ये दांत है, दांत के माध्यम से भोजन को कूचा जाएगा, और जो हमारी जिह्वा होगी ये बार बार भोजन को दांत के बीच ले जाकर कूचने में मदद करेगी। और क्या होगी? यहाँ से लार ग्रंथियाँ होगी, यहाँ से लार ग्रंथियाँ होगी, यहाँ से लार ग्रंथियाँ होगी, जो लार को इसमें मुख में डालती रहेगी, जिससे क्या होगा? भोजन में पानी मिलता रहे या भोजन में लार मिलता रहे और भोजन को आसानी से कूचा जा सके। यही क्या है? भोजन का भौतिक पाचन है।
अब देखिए, जो हमारी पाचन की क्रिया होती है, जो हमारी पाचन की क्रिया होती है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट कहाँ से होती है? मुख से स्टार्ट होती है और फिनिश कहाँ होती है? छोटी आंत में, छोटी आंत में। अब ये इन्हीं दोनों आता होती है, छोटी आंत। अब इन्हीं दोनों के बीच सारी पाचन की क्रिया होगी। तो देखिए, मुख में क्या होगा? भोजन का भौतिक पाचन हुआ, यानी भोजन को पूछ दिया गया और उसमें क्या मिलाया गया? भौतिक पाचन हुआ, जिसमें क्या मिला? लार मिल गया। अब लार मिले तो हम जानते हैं लार में क्या होता है? ज्यादातर उसमें क्या होता है? जल होता है। और इसके अलावा एक क्या होता है? लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। अब देखिए, लार के टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन क्या होगा? मंड होगा। मंड का मतलब जो देखिए अनाज के छिलके होते हैं, उसी में कुछ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पार्ट पाए जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। जो हमें मीठा लगता है। देखिए, हम जब रोटी को कूचते हैं तो क्या होता है? हमें मीठा लगता है ना, तो उसी मंड के कारण ही हमें मीठा लगता है। मंड के कारण ही नहीं लगता, बल्कि मंड के पाचन के कारण लगता है। जो भोजन में उपस्थित जो मंड होगा, मंड टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? माल्टोज शर्करा में। माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा यानी चीनी हमें मीठा लगता है ना, तो माल्टोज भी एक प्रकार की शर्करा है ना। तो ये शर्करा कहाँ मिला है? भोजन में। ये किसके कारण बना? मंड के पाचन के पश्चात माल्टोज बना, जो एक प्रकार की शर्करा है। अतः हमें यह मीठा लग सकता है, इसीलिए भोजन पूछते वक्त हमें मीठा लगता है। और मंड किस एंजाइम के कारण माल्टोज शर्करा में बदलता है? टाइलिन एंजाइम के कारण। और यह टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। अब जब भोजन को पूछ दिया जाता है, जब चबाने की क्रिया हो जाती है, पूछने चबाने की क्रिया हो जाती है और मंड का पाचन हो जाता है। मंड का पाचन हो जाता है, तो अब मुख में जो भोजन की लुगदी बन जाती है, पूछोगे तो भोजन की लुगदी बन जाएगी ना, तो उस भोजन की लुगदी को इतनी क्रिया होने के बाद क्या बन जाता है? भोजन की लुगदी बन जाती है। और इस भोजन की लुगदी को भी क्या कहते हैं? अब बोलस कहते हैं। बोलस यानी मुख में पाचन के पश्चात क्या बनता है? बोलस। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें मुख में पाचन के पश्चात क्या मिल गया? बोलस। अब यहां से बोलस कहां जाएगा? नीचे जाएगा, नीचे खिसकेगा, यानी नीचे किस पार्ट में? ग्रसनी में जाएगा। आप जानते हो कि ग्रसनी के दो पार्ट होते हैं, दो भागों में बटा होता है। एक भोजन की नली वाले ग्रसनी को क्या कहते हैं? ग्रास नली अथवा भोजन की नली। दूसरा जिसमें हवा जाता है, उस ग्रसनी को क्या कहते हैं? वायु ग्रसनी अथवा वायु की नली। अब इसमें होता क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो इसी ग्रसनी में ढक्कन होता है। जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है यह ढक्कन? यहाँ जो वायु की नली होती है आगे होती है, ये इधर पलट जाती है और इसे बंद कर देती है, और जबकि इसे खोल देती है। और जब हम खाना बंद कर देते हैं तो ये क्या होती है? फिर से इधर खोल देती है, यानी फिर से खुल जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम जब खाना खाते रहते हैं तो उस समय हमारा खाना या जो हमें बोलस मिला है, मुख में पाचन के पश्चात जो हमें बोलस मिले हैं, वो क्या होता है? हमारी वायु की नली यानी फेफड़े में नहीं जा पाती। अब इसके बाद भोजन कहाँ आएगा? ग्रसनी से होते हुए ग्रास नाली या भोजन की नली।
अब देखिए ग्रास वाले भोजन की नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। पाचन अब कहाँ होगा, अब ऐसे धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हम स्पीकर को अब यहाँ उठा के लाते हैं। ये यही ग्रास नली ये है। ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ चल गया, अमाशय में। ये हमारा क्या है, अमाशय में। अब देखते हैं अमाशय में पाचन कैसे होता है। अमाशय में पाचन, अमाशय में किसका पाचन होगा, अमाशय में किसका पाचन होगा, बोलस का। इसमें बोलस का पाचन होता है, क्योंकि मुख में पाचन के पश्चात बोलस जो बनता है इसी ग्रास नली से होकर अमाशय में आता है। इसमें बोलस का पाचन होगा। अब देखिए जब यहाँ आता है, जब इसमें भोजन आता है तो जो अमाशय में जो क्या होती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं। जब आप अगली क्लास में हाई लेवल की क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा जो ये हमारा अमाशय देखने में तो भले इतना सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं। इसमें क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे उभार होते हैं। अब इनके बीच में छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लीवर कुहन की दरार, या लीवर कुहन का गड्ढा। इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों में क्या होती है, पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो पाचक एंजाइमों का श्रावण करती हैं, और पाचक एंजाइमों का श्रावण करेंगी तो पाचन की क्रिया होगी। तो अभी हमें क्लास 10 में ये 11 विषय नहीं पढ़ना है। अब अमाशय की पाचक ग्रंथियों द्वारा, अमाशय में यहाँ जो छोटे पाचक ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा क्या बनता है, अमाशयी रस होता है। अब इस अमाशयी रस में दो प्रकार की एंजाइम होती है, दो प्रकार के पाचक रस होते हैं। एक क्या होता है, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये क्या है, HCl अम्ल है। एक एंजाइम क्या बनता है, पेप्सिनोजन। एक पेप्सिनोजन है। ये क्या है, भले पेप्सिनोजन एंजाइम है, लेकिन ये क्या है, निष्क्रिय है। अब इस पेप्सिनोजन जो है निष्क्रिय पाचक एंजाइम है, अब इसे सक्रिय पाचक एंजाइम में बदलने के लिए इसे अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब अम्लीय माध्यम से कौन दे देता है, HCl। तो देखिए जो पेप्सिनोजन होता है, यहाँ से पेप्सिनोजन होता है, यहाँ अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल तो कौन सा अम्ल होगा, HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ये क्या है, सक्रिय पाचक एंजाइम, सक्रिय पेप्सिन में बदल जाएगा। और यह अब पेप्सिन क्या करता है, यह पेप्सिन क्या करेगा, यहां से लिख देते हैं, जगह नहीं। अब यह पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन कहाँ की, जो हमारा पेप्सिन होता है ये किसका पाचन करने लगता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन को अधपचे पूरी तरह से पेप्सिन प्रोटीन को भी नहीं पचा पाता है, या प्रोटीन को आधा ही पचाता है। आधा पचाता है तो प्रोटीन हमारा क्या बन जाता है, यहाँ दिखा देते हैं तीर से, हमारा प्रोटीन क्या बन जाता है, पेंटोन। अब देखिए जो अमाशय है इसमें किसका पाचन होता है, बोलस का पाचन होगा। अब जो अमाशय की यहाँ पर चारों तरफ इसकी जो छोटी छोटी पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये दो प्रकार के पाचक रसों का निर्माण करती हैं, एक HCl अम्ल का, एक पेप्सिनोजन का। जो हमारा पेप्सिनोजन होता है यह निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। जब यह HCl के कांटेक्ट में आता है तो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, और यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन न होने के कारण इस अधपचे प्रोटीन को क्या कहते हैं, पेंटोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज
अब इसके अलावा देखिए हमारा HCl करता क्या है, जो हमारे यहाँ पर HCl है, यह जो हमारे यहाँ पर HCl है यह भोजन को गलाने का काम करता है। चूंकि अम्ल है, अम्ल कहीं पर पड़ता है किसी चीज को गला देता है, अम्ल यदि तेजाब समझो, तेजाब है यार, जब कहीं पर पड़े उस चीज को गला दे, तो उसी प्रकार भोजन को क्या करेगा यहाँ पर गला देगा, एकदम मथ देगा। मथने के बाद एकदम जो भी स्ट्रक्चर में उसमें जो भी जीवाणु विषाणु कीटाणु सब क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। और यहाँ बोलस पूरी तरह से गल गया, नहीं एकदम क्या हो गया, पेस्ट बन गया। अब इसमें पाचन के पश्चात थोड़ा प्रोटीन भी बच गया, पेंटोन बन गया, और जो हमारा बोलस आया था अब यहाँ पर पहले लुगदी के जैसा था, अब क्या बन गया, एकदम पेस्ट बन गए। इस पेस्ट को क्या कहेंगे, आमाशय में बोलस के पाचन के पश्चात जो भी बनता है, आमाशय में बोलस का पाचन होगा, बोलस के पाचन के पश्चात जो भी बनता है उसे क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। क्या, काइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए हमें मुख से क्या मिला था, बोलस मिला था, मुख में पाचन के पश्चात बोलस मिला था। अब हमें आमाशय में पाचन के पश्चात क्या मिल गया, काइम। यानी हमें पाचन के पहले स्टेप में क्या पाए, बोलस पा गए, पाचन के पहले स्टेप में क्या पाए, बोलस पा गए, और दूसरे स्टेप में क्या पाते हैं, काइम पा जाते हैं। और यह पाचन की क्रिया कहाँ होती है, आमाशय में, आमाशय से हमें काइम मिले। अब देखिए काइम तीसरे स्टेप में कहाँ खिसकेगा, काइम तीसरे स्टेप में कहाँ खिसकेगा, ये वाली नली है, यहाँ खिसकेगा। इस वाली नली को हम उठा के यहाँ ले जाते हैं, तो देखते हैं इस नली का क्या नाम है, ग्राहड़ी है। यानी अब कहाँ भोजन आएगा, ग्राहड़ी में। ग्राहड़ी से आप देख रहे हो 2-3 चीजें जुड़ी हैं, एक क्या है, यकृत जुड़ा है, एक क्या है, अग्नाशय जुड़ा है। और इसी यकृत से एक और एक छोटी सी ग्रंथि और जुड़ी होती है। इस छोटी सी ग्रंथि को क्या कहते हैं, पित्ताशय, जिनसे पित्तरस का स्रावण होता है। अब पित्तरस आपको पिछली क्लास में बताया कहाँ बनता है, पित्तरस बनता तो यकृत में है, लेकिन वह रहता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, पित्ताशय में। अब यहाँ पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, जब भी पाचन की क्रिया होती है तो अपना काम देने लगता है, यानी अपने पित्तरस को स्रावित करने लगे। अब यह पित्तरस को कहाँ स्रावित करेगा, अग्नाशय में, अग्नाशयी नालिका में अग्नाशय की नली है। अब देखिए पित्तरस का अग्नाशय में स्रावित होने का महत्व ये हो जाता है कि जो हमारा अग्नाशयी रस होता है, यह कभी भी अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर सकता। देखिए कि अम्लीय माध्यम में काम करने की क्या बात है, हमारा जो काइम है, काइम कहाँ बना, आमाशय में कौन सा रस रहता है, HCl अम्ल है, तो निश्चित है काइम में ये HCl अम्ल मिला होगा, तो काइम क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। और यह कहाँ काइम किसका है, ग्राहड़ी में। और ये अग्नाशयी रस अपना रस कहाँ स्रावित करेगा, इसी ग्राहड़ी में। तो अग्नाशय ये कहता है कि हम तो पाचन की क्रिया करेंगे ग्राहड़ी में, लेकिन हम अम्लीय माध्यम में नहीं करेंगे। तो यही ये पित्ताशय का काम क्या आता है कि जो हमारा पित्ताशय का जो यहाँ पर पित्त रस होता है, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। जब ये अपने क्षारीय रस को इसमें मिला देता है तो क्या हो जाता है, हमारा जो यहाँ पर काइम आया, जो हमारे यहाँ पर काइम आया, ये क्या होता है, क्षारीय हो जाता है। अब अपना अग्नाशय काम करने लगता है। अब देखिए अग्नाशय में पाचन कैसे होता है, यहाँ पर देते हैं
अग्नाशय में पाचन। जिस प्रकार अमाशय में किसका पाचन होगा था, बोलस का, उसी प्रकार अग्नाशय में किसका पाचन होगा, इसमें किसका पाचन होगा, अग्नाशय में कायम का, कायम का। जो अब हमारा अग्नाशय होता है इसमें से 2-3 प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं। एक क्या होता है, ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज, एक लाइपेज। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन किस प्रोटीन का पाचन करेगा, किस प्रोटीन का पाचन करेगा, ध्यान दो, किस प्रोटीन का पाचन करेगा, जो हमारे यहाँ पर यानी अग्नाशय में प्रोटीन, अधपचा प्रोटीन था, जो अधपचा प्रोटीन के पाचन के पश्चात जो पेंटोन बना था उसका पाचन करेगा। यहाँ पर किसका पाचन होगा, ट्रिप्सिन द्वारा प्रोटीन के फॉर्म पेंटोन का। अब इस पेंटोन के पाचन के पश्चात क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बन जाएगा। अब भी यह प्रोटीन पूरी तरह से पचा नहीं है, अब यह पूरी तरह से छोटी आंत में पचेगा। एमाइलेज किसका पाचन करेगा, मंड का, और क्या बनाएगा, माल्टोज। लाइपेज किसका पाचन करेगा, वसा का, और क्या बना देगा यह, वसी अम्ल बना देगा। अब देख रहे हो यहाँ पर इतनी पाचन की क्रिया हुई। जो हमारा अमाशय में प्रोटीन के पाचन के पश्चात पेंटोन बना था, उसके द्वारा जो अग्नाशय के इतने पाचक रस थे, इसके जो इसमें ट्रिप्सिन था वह पेंटोन को पाचन करके पेप्टाइड बना दिया। अभी प्रोटीन पूरी तरह से पचा नहीं है, अभी यहाँ पर पचेगा पूरी तरह से। जो एमाइलेज होता है यह मंड का पाचन करके माल्टोज बना देता है, जो लाइपेज होता है वसा का पाचन करके वसी अम्ल बना देता है। ध्यान दीजिएगा। अभी तो आप बोले थे कि कहोगे कि सर जी अभी आप बोले थे कि मुख में मंड का पाचन होता है जिससे क्या बन जाता है, माल्टोज बन जाता है। तो फिर से मंड की पाचन की क्रिया यहाँ पर क्यों दोबारा होने लगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मुख में मंड की पाचन की क्रिया होती है केवल 30% होती है, केवल 30%, बाकी 70% मंड का पाचन यहाँ पर होता है ग्रहणी में। अब ग्रहणी में पाचन के पश्चात अब जो हमारा कायम है कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में। ध्यान दीजिएगा एक बात, जो हमारा ग्रहणी है यह भी छोटी आंत का ही पार्ट होता है। हमारी छोटी आंत पूरी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये हमारी छोटी आंत का ही पार्ट है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, एक ग्रहणी होता है, एक यहाँ तक वाला पार्ट क्या होता है, इलियम होता है, और यहाँ वाला पार्ट स्चियम होता है। ये ग्रहणी भी क्या होती है, छोटी आंत का पार्ट होती है। सबसे पहले क्या पाचन हो जाता है, छोटी आंत की ग्रहणी में, उसके बाद क्या आएगा, इलियम में आएगा। अब इलियम में आएगा तो इलियम का भी कुछ इलियम के जो पार्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम का स्राव करेंगे, जहां पर क्या होगा, पाचन की क्रिया होगी। तो अभी तक आप ग्रहणी में कैसे पाचन की क्रिया अग्नाशयी रस द्वारा होती है आपने ये देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं छोटी
छोटी आंत में कैसे पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन। अभी देखिए कि आप छोटी आंत का जो पार्ट था ग्राहड़ी, उसमें अग्नाशयी रस के माध्यम से पाचन हो गया था और यहाँ पर छोटी आंत के अंग पार्ट में हमारा कायम आ गया था। अब देखते हैं कि यहाँ पर पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो छोटी आंत भी कई पाचक रसों का स्रावण करती है, जिसके माध्यम से पाचन की क्रिया होती है। इसमें कुछ पाचक एंजाइम क्या होते हैं, इरेप्सिन, इरेप्सिन किसका पाचन करेगा, इरेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। वो भी किस प्रोटीन का, पेप्टाइड वाले प्रोटीन का, जो ग्राहड़ी में पाचन हुए थे प्रोटीन की पेंटोन के पश्चात। किस करेगा, प्रोटीन का, लेकिन किस प्रोटीन का, पेप्टाइड का, पेप्टाइड। और अब पेप्टाइड का पूरी तरह से जो प्रोटीन का रूप है, जो अलग अलग जगह में पचा और क्या बना है, पेप्टाइड बना है। अब इसी इरेप्सिन प्रोटीन की सहायता से पूरी तरह से प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात क्या बन जाता है, अमीनो अम्ल। उसके बाद कौन से और होते हैं, लैक्टोज, लैक्टेज। लैक्टेज किसका पाचन करेगा, लैक्टोज का। और क्या बना देगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना देगा। उसके बाद क्या करेगा, सुक्रेज, सुक्रेज किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का। और क्या बना देगा, और क्या बना देगा, ग्लूकोज, यानी ये सब है। छोटी आंत में, छोटी आंत की जो इलियम वाले पार्ट थे, इससे ये सब प्रकार के पाचक एंजाइम निकलते हैं जो इन सब का पाचन करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, किसका पाचन है, प्रोटीन का और मंड का। जो मंड का पाचन होता है मुख से स्टार्ट हो जाता है टालिन एंजाइम के माध्यम से, और केवल 30% मंड का पाचन होता है और मुख में क्या बन जाता है, बोलस। बोलस का पाचन कहाँ होगा, ग्रास नली में किसी प्रकार का बोलस का पाचन नहीं होता। इसका पाचन कहाँ होगा, अमाशय में। अमाशय में HCl तथा पेप्सिनोजन नामक एंजाइम निकलते हैं, जो पेप्सिनोजन निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। अब पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जो भोजन में प्रोटीन होंगे वह प्रोटीन के पाचन के पश्चात पूरी तरह से प्रोटीन को तब भी नहीं पचा पाता और किसमें चेंज कर देता है, प्रोटीन को पेंटोन में। अब पेंटोन का ग्राहड़ी में अग्नाशयी रस द्वारा पाचन होगा और क्या बनेगा, क्या बनेगा, पेप्टाइड बनेगा। और पेप्टाइड का पूर्ण पाचन एमिनो अम्ल के रूप में छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में होता है। और लैक्टोज का पाचन ग्लूकोज में हो जाता है, सुक्रेज का पाचन ग्लूकोज में हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, पाचन के रूप में सबसे छोटे छोटे अणु हैं। पाचन की परिभाषा तो यही होती है कि खाद्य अणुओं में उपस्थित पोषक पदार्थों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ देना ही क्या कहलाते हैं, पाचन। यानी पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में तोड़ा जाता है। यही सब क्या है, जटिल खाद्य अणु थी जिसे छोटे छोटे खाद्य अणुओं में तोड़ दिए गए हैं। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी तक आपने ये देखा था कि छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में क्या हो गया, पाचन हो गया। अब इस्चियम वाले पार्ट में होता क्या है, ध्यान देना। अब इस्चियम वाले पार्ट में ये होता है कि जो छोटी आंत का सबसे लास्ट पार्ट है, इसमें
जो ये सबसे लास्ट में बचे हुए पोषक पदार्थ हैं इनके क्या होते हैं, अवशोषण हो जाता है। इन सभी पोषक पदार्थों के क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलने लगती है। अवशोषण के पश्चात जो भी खराब पदार्थ बचते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, छोटी आंत में पाचन के पश्चात और अवशोषण के पश्चात उन पोषक पदार्थों के अवशोषण के पश्चात जो भी खराब पदार्थ बचेगा उसे क्या कहेंगे, तीसरे स्टेप में उस काइल को क्या कहेंगे, अब काइल कहेंगे। क्या, काइल। अब यह काइल जिनसे पोषक पदार्थों का अवशोषण हो चुका है अब वह कहा जाएगा बड़ी आंत में। ये जो हमारा बड़ी आंत है, अब इस काइल से बड़ी आंत में जो आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा होगी उसे क्या होगा, अवशोषित कर लिया जाएगा और अवशोषित होने के पश्चात वह किस में चेंज हो जाता है, काइल मल में चेंज हो जाता है। इसमें चेंज हो जाएगा चौथे स्टेप में, काइल किस में चेंज हो जाएगा, जब इससे जल का अवशोषण हो जाएगा किस में चेंज होगा, मल में। अब यह मल हमारा यहाँ पर आकर एकत्र हो जाएगा। इसे एकत्र होने वाले स्थान को क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। मलाशय में एकत्र होने के पश्चात समय समय पर इस मल को ये हमारे गुदा द्वार है, गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहीं पर हमारी पूरी पाचन की क्रिया फिनिश होती है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताया जाएगा कि जो मुख में लार ग्रंथि होती है, दांत होता है, जीभ होता है, इनका क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, लार ग्रंथि क्या करता है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनके विषय में नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, याद रखना कि जो हमारी पाचन की क्रिया होती है इनमें सबसे पहले बोलस बनता है, पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में काइम बनता है, तीसरे स्टेप में काइल बनता है, चौथे स्टेप में मल बनता है और मल को गुदा द्वारा समय समय पर निकाल दिया जाए। तो बोलस कहाँ बनता है, मुख में, काइम कहाँ बनता है, अमाशय में, काइल कहाँ बनता है, छोटी आंत में, और मल कहाँ रहता है, मलाशय में, जिसे गुदा द्वारा समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन